गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी ये है चौथी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गुप्त साम्राज्य से आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हुए दोस्तों श्री गुप्त जी। फिर श्री गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के अगले शासक बने दोस्तों श्री गुप्त के लड़के, जिनका नाम था घटोत्कच गुप्त। फिर घटोत्कच गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के अगले शासक हुए घटोत्कच के लड़के चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली बात आपको ध्यान में रखनी है चंद्रगुप्त प्रथम से कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों उपाधि ली महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों गुप्त साम्राज्य के अगले शासक हुए समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये नेपोलियन कहा गया दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा समुद्रगुप्त से कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों हरिसेन जी, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की संस्कृत भाषा में। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त को ही दोस्तों लिच्छवी दहित्र भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज की उपाधि दी गई क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे वीणा के। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अगला और सबसे महान शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय से कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए और ऐसा करने वाले वो गुप्त वंश के पहले शासक बने। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर उज्जैन कर दिया था, जहां पर दरबारी कवि रहते थे दोस्तों कालिदास जी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, पाटलिपुत्र से उज्जैन कर दी थी और उज्जैन में दरबारी कवि रहते थे दोस्तों कालिदास जी। फिर इसी में आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में दोस्तों एक और विद्वान रहते थे जिनका नाम था विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों कुछ विद्वान रहते थे जिनका नाम है धन्वंतरी, कालिदास और बारहमिहिर जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों एक नागरिक आया था चीन से जिसका नाम था दोस्तों फाहियान। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चीनी नागरिक या चीनी यात्री आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जिसका नाम था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अगला शासक हुआ कुमारगुप्त प्रथम। और
कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसी से संबंधित एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों पंजाब के शासक धर्मपाल के द्वारा। और इस नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दोस्तों विध्वंस किया गया एक लुटेरे बख्तियार खिलजी के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई धर्मपाल के द्वारा। और इन दोनों विश्वविद्यालयों को दोस्तों विध्वंस किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में दोस्तों हुणों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों तब उस समय स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों को दोस्तों पराजित करके भगा दिया गया था। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ दोस्तों विष्णुगुप्त। और फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा गुप्त साम्राज्य से कि गुप्त साम्राज्य का राजकीय संकेत था दोस्तों गरुड़ और गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा थी संस्कृत। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है गुप्त साम्राज्य में दो प्रकार के सिक्के चलते थे, जिसमें जो चांदी का सिक्का होता था दोस्तों उसको कहा जाता था रूपक और सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि गुप्त साम्राज्य में दो प्रकार के सिक्के चलते थे, चांदी के और सोने के, जिसमें चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया और सोने के सिक्के को दिनार कहा गया। और गुप्त साम्राज्य दोस्तों स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है कला, भाषा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त साम्राज्य में जो ब्राह्मणों को दान की गई भूमि होती थी दोस्तों उसको कहा जाता था अग्रहार। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय कला और वास्तुकला के क्षेत्र में स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाता है गुप्त काल को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अष्टांग संग्रह, जो कि दोस्तों एक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसकी रचना की गई बागभट्ट के द्वारा। तो अष्टांग संग्रह जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है उसके रचयिता थे बागभट्ट जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुप्त काल में दोस्तों किस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ, तो वो था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सती प्रथा का पहला शिलालेखीय उदाहरण किस काल से मिलता है या प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का पहला शिलालेखीय उदाहरण मिलता है दोस्तों गुप्त काल से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान की गई किस काल में, तो वो की गई दोस्तों गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मृच्छकटिकम, जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध नाटक है और ये लिखा गया शूद्रक के द्वारा और ये रचना हुई दोस्तों मृच्छकटिकम की गुप्त काल में। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा गुप्त काल से कि बुद्ध चरित, जो कि दोस्तों गौतम बुद्ध की जीवनी है, इसकी रचना की गई अश्वघोष के द्वारा। तो इसके बाद आप लोग देखिए गुप्त काल में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो गुप्त काल के विद्वानों की सूची में आप लोग सबसे पहला नाम ध्यान में रखिएगा आर्यभट्ट जी का। ये दोस्तों गुप्त काल के विद्वान थे और इन्होंने बताया शून्य के प्रयोग के बारे में, पाई का मान 22/7 होता है उसके बारे में, और 1 से लेकर 9 तक जो स्थानीय मान है या प्लेस वैल्यू है उसके बारे में। तो आर्यभट्ट ये गुप्त काल के एक विद्वान थे जिन्होंने शून्य के प्रयोग के बारे में बताया,
पाई का मान 22/7 होता है, इसके बारे में बताया, और 1 से लेकर 9 तक के स्थानीय मान को बताया। फिर दूसरे विद्वान को आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि गुप्त काल के महत्वपूर्ण विद्वान थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताया था। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, वाराहमिहिर। और वाराहमिहिर दोस्तों इन्होंने बताया सूर्य सिद्धांत के बारे में। फिर लास्ट नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि गुप्त काल के एक महान विद्वान थे और उनका नाम था सुश्रुत। और ये दोस्तों शल्य चिकित्सा के जनक या सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि गुप्त काल में विद्वान के रूप में उपस्थित रहते थे। तो बस दोस्तों इतनी बात आप लोग गुप्त साम्राज्य से ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।